हेलो एवरीवन, वेलकम। सो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स डिस्कस किया था इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आई होप आपको बेसिक बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कौन सी, जो ये वाली वेव नंबर बोल रहे हैं वही हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है, जो कि सबने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, वो क्या लिखते हैं हम, न्यू इज इक्वल टू, या न्यू बार लिख लो क्योंकि बात तो सेम ही है, न्यू लिख लो या न्यू डैश लिख लो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और ये वेव नंबर है। और मैंने आपको बताया था ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस होता नहीं है ना। तो जिसका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/2πc के बाय म्यू का रूट। ये जिसका क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको क्या करना है, आपको याद करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स कैसे होगी, देखो ये क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है हमारा। ठीक है, इसकी यूनिट इसमें होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में होती है ना। के क्या हमारा, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट, मतलब बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और म्यू क्या हमारा रिड्यूस्ड मास, जो कि हम कैसे लिखते हैं, 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो क्या आएगी m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हम यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालते तो क्या आएगी, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारी म्यू की वैल्यू आ जाती है रिड्यूस्ड मास की। ठीक है, और ये क्या हमारी, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, या जिसको आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो पहले फैक्टर है वो क्या है, हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, न्यू डिपेंड करेगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट की। ये आपने फॉर्मूले से भी देखा है, ये देखो फॉर्मूले से भी देखा है आपने कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के। तो यही है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, न्यू डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पे। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है और आपके पास सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो यही है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं बोलती हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी सिंगल बॉन्ड सी है। अब मैं आपको बोलती हूँ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप क्या बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाऊं, मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मैंने आपको बोला ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा, तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाऊं तो ऐसे आएगी, है ना। अब फोर्स कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको बोलूँ कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाओ कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट फैक्टर आता है कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे फोर्स कांस्टेंट की। ठीक है, जो सेकंड फैक्टर आता है वो क्या आता है, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रिड्यूस मास के, जो कि हमने यहाँ से देखा है, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रिड्यूस मास की। जितना ज्यादा मास होगा, देखो मास हमारा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, न्यू भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से हमने फॉर्म में देखा था जितना ज्यादा मास होगा हमारा उतना ज्यादा हमारा रिड्यूस मास होगा। अगर हमारा रिड्यूस मास ज्यादा है तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है इसके ये इनवर्सली है। अगर मास ज्यादा है तो जो हमारा रिड्यूस मास है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसके इनवर्सली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो CL CBr एंड CI। अब मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का। तो आप ऑर्डर कैसे बताओगे, देखो ये देखो, ये क्या है, Cl है, कार्बन तो सब में सेम है, जो चीज सेम होती है ना वो छोड़ दिया करो, उसको कंपेयर मत किया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब में कार्बन तो सेम है, हमने इसको छोड़ दिया। डिफरेंस पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। हमें पता है कि जो मास होता है वो किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का ज्यादा होता है, देन ब्रोमीन का ज्यादा होता है, देन क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये हमें पता होता है अच्छी तरह से। अगर इसका मास ज्यादा, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जिसका रिड्यूस मास है इसका भी यही ऑर्डर होगा, है ना। रिड्यूस मास का भी यही ऑर्डर होगा कि मैंने आपको बोला है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के। ठीक है, तो रिड्यूस मास का भी यही फॉर्मूला आ गया। बट हमने ये देखा है कि अगर रिड्यूस मास ज्यादा होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाओ, तो आप क्या लगाओगे, वो ऐसे आएगा। तो जो आपका ये वाला अगर मैं इनके बीच का ऑर्डर लगाऊं कि मुझे मैं बताऊँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो आप क्या बोल सकते हो, CCl की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी, देन CBr की होगी, एंड देन CI की होगी, क्योंकि इसका रिड्यूस मास ज्यादा है, सॉरी इसका मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। मैंने अपोजिट लगा दिया, सॉरी।
मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग गड़बड़ होगी। देखो ये छोड़ो, मास ज्यादा है, आई का मास ज्यादा है तो इसका मतलब इनके मास ज्यादा है, इस साइड जा रहे हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी इस साइड जाएंगे तो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब CCl की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देन CBr की होगी, एंड देन हमारी CI की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये हमारे दो फैक्टर्स थे जिसके ऊपर हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो किस पे डिपेंड करती है, तो वो हम इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो थर्ड फैक्टर आता है हमारा, वो आता है हमारा किसका, वो आता है हमारा रेजोनेंस का। हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस क्या करता है। देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो कैसे देखेंगे हम। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल बनाया ऐसे है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इन दोनों में मुझे बताओ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, तो आप कैसे बताओगे। देखो आप क्या करोगे, ये ऐसे शिफ्ट करोगे और ये ऐसे शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनेगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया ये, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ ए ये है, बी ये है, इन दोनों मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा किस में होगी। तो मैंने आपको लास्ट मतलब पहले बताया है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसकी क्या फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है डबल बॉन्ड से और उसका ज्यादा है सिंगल बॉन्ड से। अगर इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है तो हम ये बोलते हैं कि जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ट्रिपल बॉन्ड वाले की, वो भी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड वाले से देन सिंगल बॉन्ड वाले से, ठीक है। यही बोलते हैं ना, अगर जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, वो किससे ज्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हमारे सिंगल वाले बॉन्ड से, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप बोलोगे डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या इस वाले बॉन्ड में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, है ना। ये तो आपने देख लिया क्योंकि हमने रेजोनेंस किया, तो आप वापस लाओगे तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर है, अब मैं आपको बोलती हूँ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि आप ये बोल सकते हो कि मैम डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पार्शियल डबल बॉन्ड से, है ना। अगर डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पार्शियल डबल बॉन्ड से, मतलब क्या बोला मैंने, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि जिसका फोर्स कांस्टेंट होगा इस बॉन्ड का डबल वाले का, ये ज्यादा होगा पार्शियल डबल वाले से। यहाँ पे मैं पार्शियल डबल लिख देती हूँ, किससे ज्यादा होगा, पार्शियल डबल का कम होगा किससे, डबल वाले से, है ना। अगर ये कम फोर्स कांस्टेंट कम है तो फ्रीक्वेंसी, अगर मैं आपको बोलूँ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बताऊँ मुझे, तो आप ये बोल सकते हैं हम डबल वाले की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी पार्शियल वाले के डबल बॉन्ड से, है ना, बोल सकते हो। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप मैं ये बोल सकते हो कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल वो किससे ज़्यादा होगी, हमारी बी से। यहाँ से आप बोल सकते हो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ए की ज़्यादा होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल से ये करना है, जहाँ पे भी आपकी रेजोनेंस हो रही होगी, रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे देखोगे क्या, वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो हम पहले होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर होता है हमारा क्या, पार्शियल ट्रिपल, फिर क्या होता है हमारा डबल, देन क्या होता है हमारा पार्शियल डबल, देन क्या होता है हमारा सिंगल। यही होती है इसकी फोर्स स्ट्रेंथ, है ना। ये अगर आपको नहीं पता तो याद करना कि फोर्स स्ट्रेंथ की वैल्यू ये, फोर्स स्ट्रेंथ लिख लो या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपकी ये होती है ना। अगर बॉन्ड ये वाले स्ट्रॉन्ग है तो अगर हम इस साइड जाते हैं, अगर मैं इस साइड जाती हूँ तो क्या हो गया, हमारा सिंगल बॉन्ड करैक्टर आते जा रहे हैं। देखो हम डबल बॉन्ड पे थे, हम इस साइड गए तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो रहा है ना। अगर सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, हमने देख लिया। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारी फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी जो कि हमारी, या फिर हमारी किस पे डिपेंड करती है, रिड्यूस मास पे डिपेंड करती है, और थर्ड फैक्टर क्या है हमारी, किस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तीन जो फैक्टर्स थे मेन फैक्टर्स थे। बाकी जैसे जैसे हम आईआर की वैल्यूज डिस्कस करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि कहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी और कैसे डिक्रीज होगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स साथ, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।